Hello बच्चों, let's see this question. The question says a car that weigh 1.3 into 10 raised to 4 Newton is initially moving at 35 km per hour. When the brakes are applied and the car is brought to a stop in 15 meters. Assuming the force is that stops the car is constant, find the magnitude of the force and the time required for the change in speed. If the initial speed is doubled and the car experiences the same force during the braking, by what factors are the stopping distance and the stopping time multiplied? There could be a lesson here about the danger of driving at the high speed. तो हमें एक कार गिवन है, उसका वेट है 1.3 इंटू 10⁴ न्यूटन। तो मान लो कि हमारे पास कार थी एंड जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो है गिवन है वी नॉट इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁴ न्यूटन। सॉरी, इसका जो वेट है, ये इसका वेट इनिशियल स्पीड थी वो है 35 किलोमीटर पर आवर एंड उसका जो वेट है वो हमें गिवन है 1.3 इंटू 10⁴ न्यूटन। यहाँ पर मैं वी नॉट को अच्छी तरह से दिखाता हूँ, वी नॉट। अब मान लो कि उसने ब्रेक मारना स्टार्ट की, तो जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये उसकी वेलोसिटी थी, तो ब्रेकिंग फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एफ बी। ब्रेकिंग फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन होगा, यानी कि डी एक्सेलरेशन होगा टेक्निकली टर्म में। और ऐसे भी बोल सकते हो कि ब्रेकिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको जो भी हो, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जो ये ब्रेकिंग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा कि ये स्पीड को डिक्रीज करेगा, इनिशियल स्पीड को डिक्रीज करेगा। अब मान लो कि ये जो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया, तो जब ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया तो ये जो कार थी वो ए पॉइंट पर थी। अब जैसे ब्रेक को अप्लाई किया एंड थोड़ी देर बाद कार यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट था, ये था बी पॉइंट। तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक द कार ट्रैवल सम डिस्टेंस, वो हमें गिवन है 15 मीटर। क्योंकि डायरेक्टली ब्रेक नहीं लगती है, हमें एक्सपीरियंस भी किया होगा आपकी साइकिल या फिर कोई भी बाइक में। जब भी आप ब्रेक लगाओगे इंस्टेंटली हाई स्पीड में हो एंड ब्रेक लगाओगे तो वो डायरेक्टली नहीं रुकती है, वो थोड़ा सा आगे डिस्टेंस ट्रैवल करती है, चाहे किसी वो डिस्टेंस वो सेंटीमीटर में क्यों ना हो, बट थोड़ा सा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी ही। ठीक है, क्योंकि ब्रेकिंग डी एक्सेलरेशन की वजह से। तो इस केस में भी ये हो रहा है। तो जब भी ये कार 50 मीटर, जब भी ये कार ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करती है तो वो 50 मीटर का डिस्टेंस आगे की ओर ट्रैवल करती है। ठीक? तो वो हमें गिवन है, तो हमें क्या फोर्स फाइंड करना है कि जो एक ब्रेकिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एंड ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बने हुए हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो कार के द्वारा ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है ना वो है कांस्टेंट। ठीक है, अज्यूमिंग द फोर्स दैट स्टॉप द कार इज कांस्टेंट। अब फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन ही बने हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो उसी के लिए ही बने हैं। तो इसकी वजह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करने वाले हैं। एंड सेकंड केस में क्या फाइंड करना, ठीक है, इस इजी क्वेश्चन के सेकंड केस में, कि जब इनिशियल स्पीड इज डबल, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो, तब क्या होगा। तब हमें फाइंड करना है कि बाय व्हाट फैक्टर आर द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड द स्टॉपिंग टाइम मल्टीप्लाइड। यानी कि अब सेकंड केस में जब कार की स्पीड 35 ना हो के 70 किलोमीटर पर आवर हो, उस केस में वो कितनी दूरी ट्रैवल करेंगी एंड उसको कितना टाइम लगेगा स्टॉप होने पर। ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करके देन बताना है कि जो इनिशियल केस था
उसके कितना टाइम से, ठीक है। मान लो कि सेकंड केस में हमें 30 मीटर मिला, मान लो फॉर एग्जांपल। तो इनिशियल केस में कितना मिला था, 15 मिनट मिला था ना, तो उससे डबल डिस्टेंस मिला ना। तो ऐसा कुछ फैक्टर फाइंड करना, वो फैक्टर फाइंड करना है कि जो इनिशियल कंडीशन है उससे कितना गुना ज्यादा हमें मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है, वो हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि गिवन जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो हो रहा है 15 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 35 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ऐसा यूनिट में। तो 1000 बाई 3600। अब मान लो कि डायरेक्ट आपको करना है, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। मान लो कि किलोमीटर पर आवर में आपकी वेलोसिटी गिवन हो, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मीटर से किलोमीटर में जाना हो, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 5/18। एंड अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 18/5, इसका रिवर्स कर दो। यहाँ तो मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए ये इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है। बाद में हम इसी शॉर्ट टेक्निक का यूज करने वाले। तो 35 टाइम्स 5/18 करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 9.72 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। एंड जो वेट है वो गिवन है, गाड़ी का वेट 1.3 इंटू 10⁴ न्यूटन। 1.3 इंटू 10⁴ न्यूटन। अब इसमें से मास ऑफ कार निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वेट इज इक्वल टू होता है एम जी। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वेट डिवाइडेड बाई जी। तो वेट कौन सा है, 1.3 इंटू 10⁴ न्यूटन। अब देखो जी हम यहाँ पर 9.8 की बजाय 10 लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में से 10 की पावर एक कम हो जाएगी, तो इससे आसानी होगी। तो यहाँ पर मास की जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी वो आएगी 1.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इससे कोई आंसर में बहुत कम फर्क पड़ने वाला है, बट हमारी जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाएगी। आप ऐसा यूज कर सकते हैं। आप देखो 9.8 लगेगा तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, देखो ऑलमोस्ट सेम ही आने वाला है। पॉइंट में से कुछ वन मान लो कि आपके पास जो आंसर आएगा फॉर एग्जांपल वो 9.12 ऐसा कुछ आया, 9.8 मान लो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने 9.8 ली थी, तब ऐसा आंसर आया। जब आपने 9 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 ली, तो आपका जो आंसर होगा ना वो पॉइंट के बाद से चेंज होना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कुछ कुछ ज्यादा फर्क आने वाला है नहीं, राइट, ऐसा कुछ आएगा। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी बनाने के लिए हम 10 का यूज करेंगे। तो इससे हमारे पास मास मिल गया, तो सारी वैल्यू गिवन है। तो अब हम पहले तो फाइंड क्या करेंगे, एक्सल डी एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि ब्रेकिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। तो यहाँ पर हम सभी वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर होगा फाइनल वेलोसिटी यानी कि 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 9.72 का स्क्वायर होगा, 2 टाइम्स ए को हमें फाइंड करना है, डी हमें गिवन है 15। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन यानी कि ब्रेकिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस 9.72 का स्क्वायर यानी कि 94.47 मिलेगा, 94.47 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 13, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर डिवाइडेड में चला जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 3.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में देखो माइनस साइन क्या दिखा रही है, वो डायरेक्शन दिखाएगी ना, डी एक्सेलरेशन दिखाएगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मॉड्यूलस लगे। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड मिल जाएगा किसका, ब्रेकिंग एक्सेलरेशन का या फिर डी एक्सेलरेशन का। आपको सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है।
मैं यहाँ पर डी एक्सेलरेशन बोलूँ या फिर ब्रेकिंग एक्सेलरेशन बोलूँ, वो दोनों सेम चीज है। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल गई। अब फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? ब्रेकिंग फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? ब्रेकिंग फोर्स का इक्वेशन होता है, यहाँ पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लूंगा, मास ऑफ कार टाइम्स उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि डी एक्सेलरेशन जो भी हो। तो मास क्या है? 1.3 इंटू 10⁻³ 1.3 इंटू 10⁻³ एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली हमें 3.14। तो 3.14 टाइम्स 1.3 करोगे तो आंसर मिलेगा हमें 4.082। अब ये देखो 10⁻³ को हम किलो भी लिख सकते हैं, तो ये है किलो न्यूटन। तो हमारे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई वो आई 4.082 किलो न्यूटन। अब आप उसमें 4 भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो हमारे पास आंसर मिल गया ब्रेकिंग फोर्स का। अब क्या फाइंड करना है? टाइम, कि जब ये कार है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचेगी तो कितना टाइम लगाएगी। तो ये सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, पहला वाला इक्वेशन v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है। तो वी नॉट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी जीरो हो रही है। वी नॉट क्या इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास? 9.72। अब यहाँ पर ये देखो, ये इक्वेशन ना पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में है, मैंने यहाँ पर ये लिखा नहीं है बट ये वेक्टर फॉर्म में ही है, राइट। तो यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले में हमें डायरेक्शन पे भी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो तो हमें निकालनी, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड 3.14, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस में होगी, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? माइनस में होगी, -314 टाइम्स टी। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा? 9.72 डिवाइडेड बाई 3.14। तो अगर आप 9.72 डिवाइडेड बाई 3.14 करेंगे तो आंसर मिलेगा 3.09 सेकंड। तो आपके पास टाइम आ गया। देखो, तो सारे के सारे फॉर्मूले ना, आप मैं एक तो आपको रिकमेंड करूंगा कि सारे के सारे फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म में याद रखो, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले वेक्टर में ही लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन लेने में आसानी हो। यहाँ पर देखो, ये सारे के फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म में ही है, मैंने यहाँ पर सिर्फ डिनोट नहीं किया, ये वेक्टर फॉर्म में ही है। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सारे के सारे फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म में ही लिखो, ताकि आपको जो डायरेक्शन लेनी हो वो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाए, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसमें से आपको पता चले कि कहाँ पर डायरेक्शन लेने, कहाँ पर नहीं लेने। तो तीनों को तीनों इक्वेशन है वो आपको डायरेक्शन के फॉर्मूले यानी कि डायरेक्शन के साथ याद रखो। बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ये वाला जो इक्वेशन बनेगा ना, मान लो कि मुझे इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा ऐसा। अब इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट इस केस में आपको डायरेक्शन का पहले से ही पता होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको डायरेक्शन के बारे में पता नहीं है तो ये वाला वेक्टर वाला यूज कर लो, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो हमारे पास टाइम मिल गया। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में है जब इफ इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डबल। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है? प्रीवियस वन से डबल है, यानी कि 70 किलोमीटर है। 2 टाइम्स 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। एंड इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 70 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई 18। तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 19.44 मीटर पर सेकंड। कैसे किया? तो ये 70 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पहले जो हमारी पुरानी टेक्निक थी या फिर ट्रिक, वो भी हम मान सकते हो, ये वाली। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी अब डबल गिवन है, सेम चीज का यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, बट हमें फाइंड करना है अब डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला चाहिए? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन तो पता चल गया है, राइट। हमें इस सेकंड केस में मैं क्या फाइंड करना वो लिख देता हूँ।
डी फाइंड करना है एंड टी फाइंड करना है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, एंड कितना टाइम वो लेगा। तो हम सेम फॉर्मूला का यूज करने वाले। क्या था फॉर्मूला? वी स्क्वायर माइनस वी नो स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। अब देखो मैंने मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लेगा क्योंकि हमें डायरेक्शन का ऑलरेडी पता है कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है इस केस में भी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 19.44, 19.44 का स्क्वायर होगा। अब देखो टू टू एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता है, कौन कितना मैग्नीट्यूड है, 3.14। तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो वो तो हमें पता ही है, माइनस है, तो यहाँ पर लिखते तो माइनस। तो यहाँ पर आएगा 3.14 टाइम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा वो हमें फाइंड करना है। ये देखो ये मैंने डायरेक्शन डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दे मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एरो दिखाने की अब कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। एरो जब तभी दिखाना कि जब आपको डायरेक्शन पता ना हो, राइट। तो ये हमारा यहाँ से डी कैसे निकल के आ गया, डी इज इक्वल टू, अब 19.44 का स्क्वायर करोगे तो वो मिलेगा 377.91, 377.91 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एरब कर देता हूँ। तो 2 इंटू 3.14 करोगे तो आंसर मिलेगा 6.28। अब क्या करना है, 377.91 डिवाइडेड बाई 6.28 करोगे तो आंसर मिलेगा हमें 60.17 मीटर। तो देखो ये हमारे पास डिस्टेंस मिल गया, कितना डिस्टेंस अब वो गाड़ी ट्रैवल करेंगी। सेकंड केस, ठीक है, ये वाला। अब हमें टाइम भी फाइंड करना, तो टाइम भी सेम फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। v फाइनल हो जा रहा है 0, वी नॉट हमें गिवन है 19 पॉइंट क्या आया था, 19.44। अब एक्सेलरेशन तो माइनस की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर डायरेक्शन लिख देते हैं माइनस। क्या थी वैल्यू, 3.14, यहाँ पर लिख देते हैं 3.14। टाइम हमें चाहिए, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा इसके, टी इज इक्वल टू होगा 19.44 डिवाइडेड बाई 3.14। तो उसका जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा 6.19 सेकंड। देखो इस केस में टाइम मिल गया। अब हमें क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है ना, किस फैक्टर से वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो क्या करेंगे कि जो इनिशियल टाइम था उसको ये वाले टाइम से डिवाइड कर लेंगे, या फिर ये टाइम है उसको इनिशियल टाइम से डिवाइड कर लेंगे, यानी फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फैक्टर ऑफ टाइम इज इक्वल टू, इसको मैं बोल देता हूँ प्राइम, टी प्राइम बाई टी। अब टी प्राइम को कितना आया 6.19, टी कितना आया था देखो, टी इस केस में आया था 3.09। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 3.09, 3.09। तो क्या करेंगे 6.19 डिवाइडेड बाई 3.09 करोगे तो आंसर मिलेगा हमें ऑलमोस्ट 2 जितना। तो 2 टाइम्स बढ़ गया देखो टाइम। एंड यहाँ पर फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर लेना है, डिस्टेंस का। तो यहाँ पर मैं डी प्राइम ले लेता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो डी प्राइम डिवाइडेड बाई डी करते हैं, तो डी प्राइम कितना मिला, ऑलमोस्ट 60.17, 60.17 डिवाइडेड बाई इनिशियल क्या, वो तो हमें गिवन था 15 मीटर ट्रैवल कर रहा है, वो तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। तो 60.17 डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो आंसर मिलेगा आपको ऑलमोस्ट 4 जितना, 4, यानी कि 4 टाइम्स इनिशियल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ज्यादा ट्रैवल करेंगे। तो पहले हम ब्रेक मारते थे तो वो 15 मीटर तक आगे बढ़ी, यहाँ तक। अब सेकंड केस में जब ब्रेक मारोगे ना तो यहाँ तक, मान लो कि यहाँ तक आगे रुकेगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, यानी कि ज्यादा स्पीड मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके स्टॉप करेंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी देखो, देयर कुड बी अ लेसन हियर अबाउट डेंजर ऑफ ड्राइविंग एट हाई स्पीड।
यानी कि अब जब भी आप हाई स्पीड में होगे एंड अचानक से कोई मान लो बीच में आ गया, तो आप ब्रेक मारोगे तो आपकी हाई स्पीड होने की वजह से जो आपका गाड़ी है वो तुरंत स्टॉप नहीं होगी, वो कुछ डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगी देन स्टॉप होगी, यानी कि आपका जो एक्सीडेंट होने का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। इसलिए आप कम स्पीड में अपनी गाड़ी चलाइए, ऐसा कुछ इसमें रहता है। ठीक है? तो ये हमारे आंसर थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।